हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ध्यान से देखिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आता है जहाँ पे केमिकल चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। वेन एवर केमिकल चेंज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करें सेकेंड रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। अब इसको समझिए, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम नाम से ही पता चल रहा है, पहले अरेंज है उसके बाद रीअरेंज हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी Cl किसके साथ अरेंज है? हाइड्रोजन के साथ अरेंज है, H के साथ। फिर अब देखिए, अब Cl किसके साथ अरेंज हो गया? Mg के साथ अरेंज हो गया, ठीक है ना। यानी पहले Cl अरेंज था हाइड्रोजन के साथ, फिर से वो रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज हो गया वो किसके साथ अरेंज हो गया? मैग्नीशियम के साथ अरेंज हो गया। यानी इसको क्या मैंने बोला? दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है ना। तो दैट इज हम लोग समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक। अब आ जाओ, एक और डेफिनेशन अगर मैं बोलूं केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जब कोई, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में एकदम डेफिनेशन के तौर पे बता रहा हूं, जब कोई सब्सटेंस खुद अकेले या किसी और के साथ रिएक्शन करके एक या एक से ज्यादा बनाए। जैसे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कोई सब्सटेंस है, जैसे यहां मैग्नीशियम है, ठीक, वो किसी और के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है? MgCl2। क्या बना रहा है? MgCl2, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन भी बन रहा है। अब इसमें देखना, ये जो है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, और मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, इसका जो कैरेक्टर होगा, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, ये डिफरेंट होगा जो ओरिजिनल सब्सटेंस हो उससे, यानी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाता है ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो पॉइंट क्लियर है केमिकल रिएक्शंस का, आप लोगों ने समझ लिया कि जहां पे केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक। और आपने बोल दिया रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। तो चलिए अब हम लोगों को जानना है केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टर्स, कैसे पता चलेगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CR लिख दिया मैंने, मतलब आपको समझ आना है केमिकल रिएक्शन। CR रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक्स में, सबसे पहला पॉइंट कि कहां से आपको पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूं, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो, फॉर्मेशन ऑफ PPT, मैंने प्यार से प्रिसिपिटेट को PPT बोल देते हैं, यानी अगर कहीं भी PPT का बने तो उससे हम लोग क्या समझ जाएंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। PPT बने, PPT यानी प्रिसिपिटेट, ठीक। जैसे अभी आपको बात करेंगे PPT होता क्या है। दूसरा अगर मैं कहूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप लोगों को बोल दिया जाए, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इसी रिएक्शन को देख लीजिए, गैस बन रहा है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इवॉल्व कौन सा गैस हो रहा है? हाइड्रोजन, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी हाइड्रोजन गैस निकले या कोई भी गैस निकले, ठीक है ना। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में से कोई गैस बन के निकल रहा है, यानी अगर कहीं कोई सब रिएक्शन हो रहा है और वहाँ से अगर गैस निकलने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। चलिए तीसरा, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा है क्या होता है, अगर कलर चेंज हो, चेंज इन कलर, अगर कहीं पे कलर चेंज हो रहा होगा तो हम समझ सकते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। अगर 4th नंबर पे आ जाइए, 4th में आ जाते हैं हम लोग कि चेंज इन कलर के बाद हो जाता है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो जाए तो भी हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर 5 नंबर पे बोले अगर चेंज इन टेम्परेचर, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो एक एक करके इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला हमने बताया कि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ PPT। PPT क्या होता है? अगर PPT को समझना है तो PPT क्या होता है, जब 2 सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन, और उसको जब मिलाते हैं और एक क्या हो जाता है, एक सॉलिड सा प्रोडक्ट, एक सॉलिड सा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, ठीक है ना। एक सॉलिड सा प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन से बाहर निकले, ठीक है ना, वो अलग सॉलिड सा, सेमी सॉलिड सा प्रोडक्ट, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कह देते हैं। और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, वहां हम लोग डिटेल भी देखेंगे ये रिएक्शन को, ठीक है ना। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व हो
अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व हो, दैट इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो वहां समझ जाएंगे कि हम लोग क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। चलिए, अगर कहीं कलर चेंज हो, अगर कलर चेंज होने का अगर एग्जांपल हम लोग बात करें, कलर चेंज होने का बात करूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल आप दे भी सकते हो, बच्चों लोग क्या दे सकते हो, अगर चैट में लिख भी सकते हो आप लोग, देखो ध्यान से, आयरन है, ठीक है ना, या मैं आयरन लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, आयरन है और कॉपर सल्फेट है। अगर आप लोग जानते होंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। आयरन कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और कॉपर सल्फेट को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है सेकेंड चैप्टर में। देखो ये है Fe है, ये कॉपर सल्फेट है, आगे बन जाएगा FeSO4 + Cu। तो इसका कलर क्या चेंज हो गया, इसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर का, ठीक है ना। तो ये जो है, ये क्या है, ये कलर चेंज कर रहा है, और जब कलर चेंज करता है तो हम कह देते हैं कि भैया क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जहाँ पे कलर चेंज होगा तो हम कह देंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप एक और मैं एग्जांपल दूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो जाता है, आयरन का तो आपने कलर देखा है, ठीक है ना, और उसके बाद वो रस्ट लग जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक। तो वो भी कलर चेंज हो गया, तो हम कहीं अगर कलर चेंज हो तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने देख लीजिए, प्रिसिपिटेट देख लिया, गैसेस का बनना भी देख लिया, ठीक है ना, तीसरा कलर चेंज भी देख लिया। ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट की बात करें, स्टेट में जैसे बहुत सिंपल है, स्टेट की बातें करा जाए तो देख लो, ये भी मैं एग्जांपल से ही बता दूं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों मिलके बन गया H2O लिक्विड। तो ये क्या है, अगर आपको देखो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और H2O लिक्विड, ये क्या है आपका, देख लो यहाँ चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो ये क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब लास्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दो तरह से चेंज, टेम्परेचर किस तरह से, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर की जरूरत पड़े तो दैट इज, उसको हम लोग कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दो तरह से हम बात कर सकते हैं, एक कह सकते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक आपको बता दिया मैंने, क्या बताया फिर से सुन लीजिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर की जरूरत है, टेम्परेचर नीडेड, ठीक है ना। किसके लिए टेम्परेचर नीडेड, फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज इंडोथर्मिक। और वन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है बाबू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर या हीट इवॉल्व होता है, यानी हीट क्या होगा, हीट रिलीज होगा, हीट इसमें से रिलीज होगा, ठीक है ना। तो हीट रिलीज हो, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है आप लोगों के लिए, मैं एक्सोथर्मिक का मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, वन शॉट में मैं पूरी तरीके से पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे CaO, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, H2O के साथ मिलाया। कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ मिलाया, H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जानते हो आप लोग क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, क्विकलाइन, ठीक है ना, क्विकलाइन। और इसको पानी में मिलाते हैं तो ये बन जाता है स्लैकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्लैकलाइन। और जब स्लैक लाइन बन गया, साथ में क्या निकलता है बाबू, हीट निकलता है। जब हीट निकलेगा तो इसको मैंने बताया आप लोगों को कि कौन सा रिएक्शन है, हीट निकलेगा तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। हीट जहां से निकले दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक, यानी दो तरह से टेम्परेचर का चेंज हम लोग देख सकते हैं, एक इंडोथर्मिक, सेकंड वन एक्सोथर्मिक। तो पॉइंट समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जाता है कि बताइए व्हाइट वॉश जब हम करते हैं, व्हाइट वॉश, ठीक है ना, तो व्हाइट वॉश में क्या यूज किया जाता है, तो व्हाइट वॉश में यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम व्हाइट वॉश करते हैं उसके कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद, ठीक है ना, क्या होता है, व्हाइट होता है, पूरी तरीके से व्हाइट कब होता है, कुछ घंटों बाद। ऐसा क्यों, व्हाट हैपन, क्यों ऐसा होता है, ये क्वेश्चन
पूछा जाता है, क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन है कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और तब जाके बनाता है बाबू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, और साथ में वाटर। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? मिल्की वाइट होता है। और इसी कारण से इसका रिएक्शंस क्या होता है? ये आपका क्या हो जाता है? कुछ घंटों बाद ये कहाँ से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड? ये आपको लेगा एटमॉस्फेयर से। तो पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या मैंने बताया। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन सिंपली क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है। केमिकल चेंज जहाँ पे होगा वहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा। और दूसरी चीजें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। कैरेक्टर्स में देखा हम लोगों ने कि अगर प्रिसिपिटेट बने तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा गैसेस अगर निकले तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर चेंज करे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टेट चेंज करे तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। और क्या बता रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज करे तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसमें हम लोगों ने देखा इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये अब हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है क्या? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे पहले जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं और मैं तब तक इसको हटाता हूँ, ठीक है? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब चलिए देखिएगा ध्यान से। अब हमारे पास क्या है टॉपिक? अब टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना? बहुत सिंपल है। देखो ये तो हमने सब बताया, क्या बताया बाबू? केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब टॉपिक आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में भी बात कर रहा हूँ, इसको भी मैं रब कर दे रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों को मालूम है वो बता भी सकते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन देखो, एक्चुअल मायने में केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है? ये आपका कहा जाता है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल केमिकल चेंज। एक्चुअल केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, जो केमिकल, हमने क्या बताया आप लोगों को? केमिकल चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया जाए, सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? केमिकल इक्वेशन बोल देंगे, ठीक? कोई दिक्कत? तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आया। जैसे अब देखो, हम लोग पूरा ना लिख के, जैसे हम लोग सिंपल बात करते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना, एंड फॉर्म्स वाटर, ठीक है ना? क्या मिल रहा है हमको? वाटर। इतना ना लिखकर काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करें? हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन गैस है तो H2 के रूप में रहता है, आपको मालूम भी होगा, ठीक है ना? ऑक्सीजन है तो O2 के रूप में रहता है, और ये H2O मैंने बना दिया, ठीक? तो दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सब बनता है। क्या बनता है बाबू? पहले देखो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O, ठीक? तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसके सिंबल्स के आधार पे, उसके फॉर्मूला के आधार पे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें एरो लगा हुआ है। तो एरो क्या बताता है? एरो अगर किसी साइड में, ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? एरो रिप्रेजेंट्स, व्हाट इज एरो रिप्रेजेंट? एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक? अब यहाँ पे देखिए, अब कभी कभी देखो केमिकल रिएक्शन हम लिख तो देते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है? उसके फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं मालूम रहता है। तो फिजिकल स्टेट को जानना है, तो फिजिकल स्टेट में जानने के लिए जो भी है, जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है तो G लिख देंगे, ऑक्सीजन क्या है? गैस है तो G लिख देंगे, H2O क्या है? लिक्विड है तो L लिख दिया। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखा हुआ है A + B गिव्स C+D, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए, अगर सॉलिड होगा तो S लिख देंगे, ठीक है? ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख देंगे। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आप लोग जानते होंगे, ऐसा सॉल्यूशन, पानी का सॉल्यूशन, पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ देखो, C सॉलिड हो गया, D अगर गैस है तो G लिख दिया, ठीक? एकदम इस तरह से लिख सकते हैं। अब और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे नहीं मालूम कि वो इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है,
इस बात को समझते हैं। अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक क्या बताया था मैंने, एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज होता है केमिकल रिएक्शन में, तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिख दे, देखो प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अच्छा, या तो कुछ वैल्यू दिया रहेगा 500 किलो जूल हीट, तो भी समझ जाना है वो। कभी कभी आपको समझना ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अगर मान लो एक्सोथर्मिक, अगर इधर हीट लिखा हो रिएक्टेंट साइड में, तो आप समझ जाना इंडोथर्मिक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, इंडोथर्मिक है, यहाँ पे माइनस लिखा रहे हीट या वैल्यू दिया हो तो माइनस हीट लिखा हुआ है, तो इंडो या एक्सो, बता दो कमेंट बॉक्स में आप लोग, इंडो या एक्सो, इंडोथर्मिक हो जाएगा। प्लस है तो एक्सोथर्मिक, माइनस अगर प्रोडक्ट साइड में है तो इंडोथर्मिक, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इंडो और एक्सोथर्म समझ गए। अच्छा, कभी कभी कुछ क्या होता है, आप लोगों को और समझाने की पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ये एरो है, एरो के ऊपर क्या लिखा रहता है, एरो के ऊपर कुछ एलिमेंट का नाम लिखा हुआ, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम। ये क्या बताता है, ये एरो के ऊपर जो निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम है, ये आपको क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शंस ऑफ क्या बताता है, ये बताता है आपको कैटलिस्ट। डायरेक्शंस में तो एरो बताता है, एरो के ऊपर जो लगा हुआ है वो आपको क्या बताता है बाबू, कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट जानते हो, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट जो है ये आपको रिएक्शन में भाग तो नहीं लेता है, ये रिएक्शंस को कराने का काम करता है। रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेगा लेकिन रिएक्शन को कराएगा, ठीक है ना, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, ठीक है ना। कैटलिस्ट क्या बताता है, ये बताता है कि रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, ये कौन बताता है, कैटलिस्ट बताता है। ये कैटलिस्ट क्या बताता है आपको, कैटलिस्ट का रोल जस्ट लाइक अ पंडित जी का क्या डिपेंड काम है, जैसे आपको मालूम होगा ए और बी, एक लड़का है बी लड़की है, इनकी शादी होने वाली है, तो शादी में क्या रोल प्ले करते हैं, पंडित जी का रोल ये होता है कि उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो शादी करा दें, लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं होगा, पंडित जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज किस में हो जाएगा, लड़का लड़की में, वो कपल बन जाएंगे। उसी तरह से कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का भी रोल क्या होता है, कैटलिस्ट का रोल यही होता है कि वो केमिकल रिएक्शन में वो भाग नहीं लेते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कराने का काम किसका है, किसका केमिकल रिएक्शन कराने का काम है, केमिकल रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेना लेकिन केमिकल रिएक्शन के स्पीड को जनरली बढ़ा देते हैं, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट, और उसको क्या लिखा रहता है, एरो के ऊपर। अच्छा, एक और चीज जान जाइए, कभी कभी एरो के ऊपर आपको लिखा रहेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है, हीट है, ठीक। कभी कोई उस पर प्रेशर लिखा रहा है, प्रेशर 200 atm, यानी इसका प्रेशर है और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया है, 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। तो ये चीज़ हो गया, तो इससे क्या होता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंट समझते हो ना आप लोग, केमिकल रिएक्शन को कितना ज़्यादा प्रभावशाली और बना दिया जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक। बैलेंस्ड आपको मालूम भी होगा, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो जिसमें दोनों साइड, किसके दोनों साइड, देखो एक चीज अवार्ड में मुझे बताना था, मैंने अभी आपको नहीं बताया, चलिए फिर से बता देता हूँ। क्या है, बहुत सिंपल सा चीज है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जानने से पहले हेडिंग डाल ही देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे देख लो, ध्यान से सुनना, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, H2 और O2, H2O अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस अभी बता रहा हूँ, H2 और O2, H2O। अब इसको देखो तुम लोग, ध्यान से देखना, H2 और O2 इस साइड जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्शन में जो भाग लेगा दैट इज रिएक्टेंट, और जो बन के तैयार होगा प्रोडक्ट। अब बात आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में
दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। यानी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक बार समझ जाइए, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ईच एटम दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसको हम लोग बैलेंस्ड कहते हैं। जैसे देखिए इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आ जाता है एक हमारा अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को एक और नाम से भी जाना जाता है स्केलेटन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, यानी इसको क्या बोल देंगे, जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स, दोनों साइड यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं हो तो दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी एग्जांपल में मैं बैलेंस्ड के फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, H2 + O2 गिव्स H2O। तो देखोगे इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही हैं। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड या स्केलेटन फॉर्म में है। अब बात आती है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होगा। अगर क्वेश्चन में बैलेंस नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, आप लोगों को मालूम हो तो आप लोग बताओ। केमिकल इक्वेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप लोगों ने 9th में एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी, कौन सा भैया, बैलेंस क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in any chemical reaction, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हमको करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड की, कब पॉसिबल है, जब दोनों साइड हम नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ बोर्ड एग्जाम में कि भैया केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस्ड करते हैं हम, वाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख दो, या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। In any chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed। और इसी ये कब पॉसिबल है, जब दोनों साइड यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट में एटम होंगे, तभी जाके ये क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। ठीक, तो इसको समझते हैं और अच्छे से करते हैं। क्या करते हैं कि किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जिन बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आती एक बार देख लीजिए और इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ भी अवेलेबल हैं, जो हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो लोग भी देखिए एक बार, सब लोग ध्यान से बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है बैलेंसिंग का, ऐसा कुछ देखो ध्यान से, बहुत सिंपल, जो हम पहला एग्जांपल लिए थे उसी को ले लेते हैं। Mg + HCl गिव्स MgCl2 + H2, इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब इसको समझना है, हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं, कि अगर ऊपर एरो दिया हो डैट मीन टू से, इसका मतलब है कि गैसेस निकल रहा है। अगर किसी रिएक्शन में नीचे एरो दिया हो, आगे बताएंगे, उसका मतलब होता है प्रिसिपिटेट का बनना। अभी हम प्रिसिपिटेट आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए भी थे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। Mg + HCl गिव्स MgCl2 + H2, यही ना दिया हुआ है, और इसको हमको करना है बैलेंस। तो बहुत सिंपल है, इस साइड वाले का हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और इस साइड वाले को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। और रिएक्टेंट में कौन कौन एलिमेंट है, Mg है, H है, Cl है। प्रोडक्ट में भी सेम है, LHS और डेट वन इज RHS।
Mg इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1, हाइड्रोजन इधर कितना है 1, उधर हाइड्रोजन कितना है 2, देखते चलिएगा, इधर हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर Cl 1, उधर Cl 2, क्या दोनों साइड बराबर है? नहीं। तो बराबर नहीं है तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका अपनाएंगे, बहुत सिंपल सा तरीका। क्या तरीका है मेरे पास? पकड़ लेंगे जो सबसे बड़ा सा है उसको पकड़ लिया, देखें Mg दोनों साइड बराबर है, छोड़ दिया। Cl कितना है? Cl इधर है 2, इधर है 1, क्या करें? बराबर करें। क्या यहाँ 2 लगा दूँ? नहीं, यहाँ 2 लगाऊंगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या बीच में लगाऊं? नहीं, जब लगाऊंगा आगे लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ 2 लगा दिया मैंने, और यहाँ जब मैंने 2 लगा दिया तो ये क्या हो गया? यहाँ जब हम 2 लगाते हैं तो इसका क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला देख लीजिए, Mg कितना हो गया? 1, यहाँ भी Mg 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ Cl कितना है? 2, यहाँ Cl कितना है? 2। ये आपका बैलेंस्ड हो गया, इसीलिए LHS = RHS हो गया। तो आप लोग भी बनाएंगे एक क्वेश्चन साथ में हमारे, हम भी आप बना रहे हैं, फटाफट लिखिए और आप बनाइए। मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम पहले इजी वाला। NH4NO3, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपको NH4NO3, खटाखट बताइए, इजी से शुरू किया हूँ। NH4NO3 N2O और H2O, N2O और H2O, इसको बैलेंस कीजिए आप लोग, साथ में बैलेंस कीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक और इसके बाद मैं दे देता हूँ आप लोगों को, इधर वाला मैं रब कर देता हूँ फटाक से, आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है एक और के साथ, जो लोग एक कर लेंगे वो अगला करेंगे। जैसे अपने पास अगला एग्जाम्पल है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ठीक है, और उसको हमने दे दिया Al2O3, फटाफट इसको भी कर लीजिए, और प्लस H2O, ठीक। Al2O3, देखो देखो फटाक से इसको भी आप कर सकते हो। एक मैं बनाता हूँ ये वाला, ठीक, ये दोनों बनाता हूँ, और 2 आप लोगों को लिए ये ट्राई करने के लिए भी दे देता हूँ, जो आप घर से भी ट्राई कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, आप घर पे अवेलेबल हो तो आप उसको देख सकते हो। एक बहुत इजी वाला है Na, पहले ये दोनों तो मैं अभी बनाऊंगा, Na+O2 Na2O, बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपका है KNO3 मिलके KNO2+O2, KNO2+O2, अच्छा ये दोनों आप लोग ट्राई कर सकते हो। पहले ये बताते हैं, NH4NO3 बनाइए सब लोग। NH4NO3 है और N2O है और H2O है। यहाँ देखो H कितना है? 4, इधर H कितना है? 2। अरे सीधा पहले इसको 2 करते हैं, 2 कर दिया था, कितना हो गया? H 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3। N कितना है? 2, N कितना है? 2। बैलेंस यार, इजी। बाकी जिन लोगों का जो सही है कर लीजिए, ठीक है। इस पे आ जाइए, ब्रैकेट में है Al 2 है, Al 1 है, चलिए Al 1 है तो Al को हम लोग करते हैं 2, ठीक है। एल्युमिनियम 2 है। ऑक्सीजन देख लीजिए अब कितना हो गया? 3 दूना 6, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना है? इधर 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है ना, 3 दूना 6, तो यहाँ हाइड्रोजन को लगा दीजिए 3। हाइड्रोजन कितना हो गया बाबू? ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 6, हाइड्रोजन देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 और 3 6, बैलेंस हो गया। एकदम इजी है, ये आप लोग करिएगा। इसको चाहे तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम स्पेशली आप लोगों को इस पर हम लोग देखेंगे भी और आपको बताएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नहीं तो अगले क्लास में भी सबसे पहले इसको डिस्कस भी कर लिया जाएगा, ठीक है ना, बट आप बनाओ जरूर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप नॉर्मल है ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अलग तरह का भी आता है, जैसे वर्ड इक्वेशन में भी बैलेंसिंग रहता है, वर्ड इक्वेशन में भी बैलेंसिंग रहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं आप लोगों को टाइप्स के ऊपर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप में सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए यहाँ से देखिए, चैप्टर में कुछ है नहीं ज़्यादा, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले टाइप की बात करें तो सबसे पहला टाइप है जिस टाइप को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एज नेम सजेस्ट, अच्छा कॉम्बिनेशन का कोई दूसरा नाम जानता है? सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होता है
आप लोगों को अगर मैं कहूँ कंबाइन, नाम से पता चल रहा है कंबाइन होगा। जैसे ध्यान से देखिए, ए और बी आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, ठीक। ए और बी आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ए बी, तो दैट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये आपको कंबाइन हो रहा है, कंबाइन यानी कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब ये कंबाइन किस तरह से हो सकता है, कंबाइन हो सकता है अगर एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाए, ठीक है ना, या दो छोटे छोटे कंपाउंड मिलके एक बड़ा सा कंपाउंड बनाए, ठीक। एग्जांपल से आप समझिएगा, तीनों टाइप का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं पहला ले रहा हूँ एलिमेंट और एलिमेंट। अगर कहने के लिए एलिमेंट और एलिमेंट होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, फिर आ जाओ O2 और ये कंपाउंड बना गया H2O, ठीक। H2 और O2 क्या मिलके बन गया, H2O। देखो ये कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के लिए एक चीज ध्यान रखना है, दो या कुछ भी एक ही कंपाउंड इधर बनेगा, इधर जो बनेगा वो एक ही, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, ये क्या हो गया, एलिमेंट और एलिमेंट के लिए बोल सकता हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ आप लोगों को, एक CH4 एक कंपाउंड हो गया, ठीक, और एक ऑक्सीजन, लेकिन इसको मैं प्रॉपरली CH4 प्लस ऑक्सीजन में दो बन जाएगा, इसको मैं कॉम्बिनेशन में नहीं रखता हूँ। एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपको ज़्यादा बेटर है। देखो जैसे मैं लेता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको मैंने लगा दिया ऑक्सीजन के साथ। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है बाबू, एक तरह का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन, कंपाउंड और एलिमेंट का। तीसरा टाइप अगर मैं बताऊं आप लोगों के लिए, कंपाउंड और कंपाउंड, इसका एग्जांपल अभी अभी लिए थे हम लोग, कौन सा, कोई भी ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला ले लो, या कैल्शियम ऑक्साइड वाला ले लो। फिर से आ जाओ, कैल्शियम ऑक्साइड को फिर से बता देता हूँ, सिंपल अभी जो लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलाइन, ठीक है ना, प्लस वाटर, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में इसमें हीट निकलेगा, तो हीट से कोई लेना देना मेरे को है नहीं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये देखो कंपाउंड और कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना लिया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। तो कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल सा होता है, कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, कॉम्बिनेशन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड, है तो नॉर्मल सा चीज़ है। अब आ जाता है इसी के जस्ट अपोजिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, टूट जाएगा भाई, ये हो जाएगा, टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन को देखते हैं। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहले ये देखो, कॉम्बिनेशन आप लोग जान गए, और इसी का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। देखो ध्यान से, डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, AB है, और ये टूट जाएगा किसमें, A प्लस B में। यानी उसमें देखो कॉम्बिनेशन में क्या था, A प्लस B, AB बन रहा था, ये किसमें था, कॉम्बिनेशन में। और ये क्या है, डिकम्पोजिशन में जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि आप बताओ कि भैया कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन से उल्टा कैसे है, तो आप क्या कर दोगे, दोनों का एग्जाम्पल दे दोगे, आपको बता दोगे और एक लाइन लिख दोगे, तो आपका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन, कोई भी कंपाउंड, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कोई भी कंपाउंड टूटेगा क्यों भाई, कंपाउंड जो पहले से है तो वो टूटेगा क्यों, ऐसे तो टूटने से रहा, ऐसे तो टूटने से रहा, उसको तोड़ना तो पड़ेगा हमको। तो तोड़ने के लिए हम लोग कुछ कुछ चीजें अपनाते हैं। देखो, तो डिकम्पोजिशन तरह तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। टूटेगा तो देखो ध्यान से, अगर डिकम्पोजिशन में हमने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर मैं इसमें टेम्परेचर, यहाँ से एग्जाम्पल सब बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा, जिसको आपको कलर वगैरह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक जो टेम्परेचर के कारण टूटे, उसको हम लोग कह देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चों। अगर जो लाइट के कारण टूटे, उसको हम लोग बोल देंगे फोटो डिकम्पोजिशन बच्चों। और जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटे, उसको हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बच्चों।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बच्चों, यानी जब तक हम कुछ हीट वगैरह नहीं दे रहे हैं या टेम्परेचर या एनर्जी नहीं दे रहे हैं तब तक वो टूट नहीं रहा है। कोई कंपाउंड ऐसे क्यों टूटेगा जो पहले से कंपाउंड है? तो यानी डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ हीट रूप में एनर्जी हमको देना पड़ रहा है। हीट दिए थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट दिए फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी दिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ड्यू टू, अभी आपको बता भी दिया, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट। बताओ सब लोग, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, सनलाइट बोल दो या लाइट बोल दो। डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटना, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। अब हीट का एक एग्जांपल है, जैसे इसका CaCO3, क्या बोलते हैं इसको? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल भी बोला जाता है इसका कभी कभी। इसको मैंने ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल मतलब हीट, या तो हीट लिखा रहेगा CaO + CO2। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें आ जाओ, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड और CBSE दोनों में। AgBr को हम लोग क्या देते हैं भैया? सनलाइट। तो ये क्या हो जाता है? Ag + Br2। Br अकेला थोड़ी रह सकता है, तो यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दो। इसका यूज़ कहाँ होता है? AgBr वाला रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बता सकते हो कोई? AgBr का यूज़ कहाँ होता है? फोटोग्राफिक प्लेट में। पुराना जो फोटोग्राफिक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक प्लेट होता था उसमें इसका यूज़ होता है इस रिएक्शन का, ठीक। तो ये है। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो ध्यान से देखना इसको बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। वाटर को ले लेता हूँ, वाटर हमारा प्यारा वाटर, ठीक है ना। H2O है, इसको मैंने क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक करंट। क्या दे दिया भाई? इलेक्ट्रिक करंट। ये टूट जाएगा H2 में और O2 में। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। अब देखो कौन कहाँ पे जाएगा, इस पे मेरा मेन फोकस आज का रहेगा। तो बताओगे तुम लोग कौन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होगा? हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? प्लस। पहले हाइड्रोजन प्लस में टूटा, तो प्लस में टूटा तो वो किस पे जाएगा? देखो बैटरी, मान लो मैंने बैटरी जोड़ा है, बैटरी के 2 टर्मिनल, एक कैथोड एक एनोड, बैटरी के 2 टर्मिनल, एक कैथोड और एक एनोड। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा भैया? हाइड्रोजन पे जाएगा। हाइड्रोजन पे कहाँ जाएगा बता दो? हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? किधर जाएगा हाइड्रोजन? कैथोड पे कि एनोड पे? कैथोड पे, वेरी गुड, कैथोड पे। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? एनोड पे। और इसको बैलेंसिंग टाइप में लिखोगे तो यहाँ 2 होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब इस चीज़ को एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, कौन ऐसा गैस है जो कैथोड में मिलेगा और वो 2 गुना मिलेगा? तो आप क्या लिखोगे? कौन ऐसा गैस है भैया 2 गुना मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। किससे 2 गुना मिला? ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन को अगर मैं वहाँ पे ले जाऊँगा कोई लाइट और उस पर जब ले जाऊँगा कोई, तो वो पता है किस तरह से आवाज़ आएगा वहाँ पे? वो पॉप साउंड की तरह निकलेगा, ठीक है। और ये देखो इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटा, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हमारा पहला क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगा जिसमें आपको पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, और सेकेंड क्लास में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद लाइव में हम लोग आएंगे जिसमें क्वेश्चंस करेंगे आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड CBSE के रिलेटेड, ठीक है। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। आगे मिलते हैं। और हम लोग लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कीजिए कि हम लोग और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के सामने लाएं। थैंक यू वेरी मच।